अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय लेसन्स। माय नेम इज रिदा खालिद और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के लेसन नंबर 5 के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 6, आज का हमारा जो ये वीडियो लेसन होगा ये होगा लेसन नंबर 5। पेज नंबर है 89 से 91 तक। इन 3 पेजेस के ऊपर ये सारा का सारा लेसन आज का होगा। सबसे पहली बात हमने करनी है आज ऑटोबायोग्राफीज की। ऑटोबायोग्राफीज क्या होती है हम इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑटो का मतलब है खुद से, बाय इटसेल्फ, ठीक है। और बायोग्राफी से मुराद ऐसी राइटिंग जो किसी की लाइफ के बारे में लिखी जा रही है। तो इस बात को अगर हम मिला के पढ़ें तो ऑटोबायोग्राफी ऐसी राइटिंग होती है जब कोई शख्स अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखे, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो ऐसी ही ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है, जिसको एक टाइटल दिया गया है द फायर एट पेरा 1870। ये टाइटल जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी का है जिसमें बताया जा रहा है कि एक मेजर फायर जो लगी थी कहां पर, पेरा के अंदर, और इसके बारे में जो पूरी की पूरी डिटेल लिखी गई है वो इस ऑटोबायोग्राफी के टेक्स्ट में दी गई है। आपका काम ये है कि आपने उस टेक्स्ट को रीड करना है। रीड करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसके बाद ही हम बाकी की सारी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो यहां से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ वोकैब्युलरी के वर्ड्स। वोकैब्युलरी क्या है? मैच द फॉलोइंग डेफिनेशंस टू द वर्ड्स इन द टेक्स्ट ऑफ द फायर एट पेरा। आपने ये देखना है कि ये जो डेफिनेशन हमें यहाँ दी गई है इनसे रिलेटेड वर्ड्स हमने ढूंढने हैं। कहां से? इस टेक्स्ट के अंदर से, यानी उस टेक्स्ट में लिखा गया है ये वर्ड्स। लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और हमें याद आ जाएगा कि शायद इससे रिलेटेड वर्ड, क्योंकि हमारे ज़हन में तो कॉन्टेक्स्ट है ना, तो वो वर्ड हम ढूंढेंगे जो हमने शायद उस टेक्स्ट में पढ़ा है। तो ये काम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस टेक्स्ट को पढ़ा है बच्चों तो ये काम तो बहुत आसान है। नंबर 1, मेटल डोर्स टू कवर विंडोज। मेटल के दरवाजे, लोहे के दरवाजे जिससे क्या किया जा रहा है, कवर की जा रही है विंडोज यानी खिड़कियां। तो एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ था शटर्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड फ्लेमिंग, अब्लेज। हमने बात की थी ना कि एवरीथिंग वाज अब्लेज, आग लग गई थी, हर जगह पे क्या हो गया था, फायर आ गई थी। तो अब्लेज का जो वर्ड है वो क्या है, फ्लेमिंग। नंबर 3, मेल्टेड, poured डाउन। ये फ्रेज यूज किया गया है इसके लिए, मेल्टेड मींस poured डाउन। नंबर 4, a collection of things tied loosely in a cloth। किसी कपड़े के अंदर लूजली, हल्के से तरीके से, यानी लूज तरीके से क्या किया गया है, चीजों को बांधा गया, तो हम कहते हैं दैट इज अ बंडल। ये वर्ड्स हमने कहां पढ़े हैं जी, टेक्स्ट में। नंबर 5, a terrible disaster, tragedy। नंबर 6, fierceness, hurricane force। ये बात आपकी बुक में लिखी है with hurricane force, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, जैसे कोई हरिकेन आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो तूफान के अंदर जो फोर्स होती है, यानी जितने जोर से तूफान आता है उतनी ही जोर से, उतनी फियर्सनेस के साथ ये काम हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसको रिलेट करके हमने बता दिया है। नंबर 7, मेंटल डिसऑर्डर, वाइल्ड विथ फियर। ये बात आपने पढ़ी है, ये फ्रेज आपने पढ़ा है दैट एवरीबॉडी वाज गोइंग वाइल्ड विथ फियर, यानी वो पागल हो रहे थे, किससे, डर से, खौफ से। इसका मतलब है कि वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे थे, ठीक है। नंबर 8, थीव्स हु स्टील प्रॉपर्टी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड। ऐसे चोर जो उस तरह की चीज को चोरी करते हैं जो अनप्रोटेक्टेड है, खुली पड़ी हुई है कहीं पे, या नॉर्मली अगर हम बात करें कि ट्रैवल करते हुए जो चीज आप लेके जाते हैं अपने साथ और उसको अनप्रोटेक्टेड छोड़ते हैं, लाइक आप और मैं ट्रैवल नहीं करते, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बहुत बल्क में सामान अपने साथ लेके ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो उनको जो लोग चोरी कर लेते हैं उनको हम कहते हैं लूटर्स, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये सारे के सारे वर्ड जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपने इस टेक्स्ट के अंदर पढ़े हुए होंगे और आपकी नजर से ये सारे ही वर्ड्स और फ्रेजेस गुजरे होंगे और अब आपको उन वर्ड्स की डेफिनेशंस और उनके मीनिंग भी पता चल गए हैं। ऑलराइट, ओके जी, यहाँ तक ये वाली वोकैबुलरी की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके जी, अगली एक्सरसाइज इसी वोकैबुलरी से रिलेटेड है। चूज 5 ऑफ द वर्ड्स यू हैव जस्ट फाउंड इन द टेक्स्ट। आपने वो जो वर्ड्स अभी अभी हमने टेक्स्ट में से ढूंढ के लिखे हैं ना, जो रेड में मैंने यहाँ लिखे हैं, इन वर्ड्स को ज़हन में रखना है और सिर्फ ये एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखानी है मुझे। नंबर 1,
Write 5 sentences using one of the words you have chosen in each sentence. आपने क्या करना है, इन वर्ड्स में से कोई से 5 वर्ड्स चूज करने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं. सो दिस इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. ये काम आपने खुद से करना है क्योंकि अब आपको सारे के सारे वर्ड्स के क्या पता चल गए हैं, मीनिंग्स और डेफिनेशंस. वेरी गुड. अच्छा जी, अगली बात करते हैं ग्रामर. ग्रामर के अंदर हमने डिस्कस करना है द पास्ट टेंस. सबको पता है पास्ट टेंस क्या होता है. पास्ट टेंस ऐसे वर्ब टेंस को कहा जाता है जब हम एक्शन को उस तरह से डिफाइन करते हैं, उस एक्शन को डिफाइन करते हैं जो पहले ही हो चुका है. इट हैज हैपेंड इन द पास्ट. कोई चीज जो पहले पास्ट में हो चुकी है. अच्छा, जो बात हमने यहाँ स्टडी करनी है पास्ट टेंस से रिलेटेड वो है द पास्ट टेंस इज यूजुअली मेड बाय एडिंग ed टू द इंफिनिटिव वर्ब. तो इंफिनिटिव वर्ब्स जो होती हैं जिनको प्रेपोजिशन के साथ लिखा जाता है, तो उन वर्ब्स के साथ यूजुअली हम पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं, ed ऐड करते हैं. यूजुअली मतलब आमतौर पर, नॉट ऑलवेज. आप इस वर्ड को जहन में रखें, ठीक है. यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज यूजुअली मेड बाय, नॉट ऑलवेज. हमेशा की बात नहीं हो रही. एक एग्जांपल देखते हैं. इंफिनिटिव वर्ब है टू रीच, उसकी प्रेजेंट टेंस हम लिखते हैं दे रीच. ठीक है, रीच को एज इट इज लिख दिया, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर. ठीक है, पास्ट उसका कैसे बनाएंगे, हम ऐड कर देंगे रीच के साथ ed, तो वर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, रीच्ड. अब जो ये वाला वर्ड है दे, ये हमने सिर्फ एज एन एग्जांपल यूज किया है साथ. ठीक है, तो आप देखें जब हमने उसको प्रेजेंट में चेंज किया तो रीच एज इट इज रह गया. जब हमने पास्ट की वर्ब बनाई तो ed पार्टिसिपल लगा दिया, तो ed पार्टिसिपल लगा के क्या बन गया, पास्ट. तो ये बात हमें यहां से पता चल गई कि कभी कभी यूजुअली क्या होता है कि हम इन्फिनिटिव वाली वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं, ed लगा के क्या बना देते हैं, पास्ट. समझ आ गई? ओके. बट द रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट ऑलवेज सिंपल. लेकिन ग्रामर के रूल्स हमेशा इतने आसान नहीं होते कि बस ed लगा दिया सारे वर्ड्स के साथ और क्या बन गया, हमारे पास पार्टिसिपल्स लगा के हमने तो पास्ट वर्ड बना ली. लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता. ओके, अब इसके दो तरीके हैं कि अगर ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, यानी और किस किस तरीके से हम क्या बना सकते हैं पास्ट की वर्ब. इसको मेरे साथ स्टडी करें. नंबर 1, व्हेन यू ऐड ed द स्पेलिंग ऑफ द स्टेम कैन चेंज. कभी कभी क्या होता है कि जब आप ed ऐड करते हैं तो जो स्टेम वर्ड है ये वाला, इस स्टेम वर्ड के स्पेलिंग चेंज होते हैं. कैसे, यहां पर देखें एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो लिखी हैं, मैं इन एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ के बताती हूँ. इन्फिनिटिव है टू स्टॉप, उसकी प्रेजेंट टेंस क्या है, दे स्टॉप, कोई चेंज नहीं आया. पर पास्ट टेंस में क्या लिखा है हमने, दे स्टॉप्ड. तो आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि एक्स्ट्रा पी ऐड किया हुआ है यहाँ पे. तो ये एक्स्ट्रा पी क्यों ऐड किया है, अब इस बात के ऊपर आ रहे हैं स्टेटमेंट पे. When you add ed, the spelling of the stem can change. हो सकता है कि कभी कभी हम जब ed लगा रहे हैं तो हमें स्टेम वर्ड को चेंज करना पड़े. कैसे चेंज करना पड़े, एक एक्स्ट्रा लेटर ऐड करना पड़े, या हो सकता है कुछ लेटर्स निकालने पड़े. तो एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दी है, इसके अलावा एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, उसको स्टडी करते हैं. टू कैरी, ये इन्फिनिटिव है. दे कैरी, प्रेजेंट. दे कैरीड, तो यहाँ पर क्या बात समझ में आ गई, हमने IED लगा के क्या किया है, Y को कैंसिल किया, IED अटैच कर दिया, तो ये क्या बन गई हमारे पास, पास्ट की वर्ब. इन्फिनिटिव के आगे हमने क्या कर दिया है, Y को क्रॉस आउट किया है और उसके बाद क्या लगा दिया है, IED, तो हमारे पास पास्ट की वर्ब बन गई. बात क्लियर हो गई? अब देखें, दो बातें मैंने आपको बताई. हो सकता है कि कभी एक वर्ड ऐड करना पड़े और हो सकता है कि कोई वर्ड क्रॉस आउट करके एक एक्स्ट्रा वर्ड जैसे कि आई लेटर अटैच किया और IED लगा के हमने क्या कर दिया, पास्ट की वर्ब बना दी. क्या ये बात थोड़ी सी समझ आ गई आपको? ओके, मूव ऑन. ओके, अगली बात को देखते हैं. नंबर 2, दूसरा क्या तरीका है, देयर आर इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स व्हिच डू नॉट ऐड ed. कुछ ऐसी भी इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स होती हैं, तो इस बात को आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाईलाइट. अच्छा जी, जिसके आगे ed ऐड होता ही नहीं है. अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं उनको देखते हैं. इन्फिनिटिव है टू ब्लो. ओके, प्रेजेंट टेंस द विंड ब्लोज. तो प्रेजेंट के अंदर स्टेम वर्ड के साथ क्या ऐड कर दिया है,
एस। ओके, पास्ट टेंस क्या है? द विंड ब्लू। तो अब मुझे बताएं, क्या रूट वर्ड और ये वाला पास्ट का पार्टिसिपल मैच कर रहे हैं? नो मैचिंग। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बना देते हैं कि इनकी कोई मैचिंग नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इनको कहा जाता है इररेगुलर फॉर्म्स। इस तरह के बहुत सारे और वर्ड्स हैं, बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैन, ठीक है, नाउन्स में भी होता है। वर्ब्स के अंदर भी आप बहुत सारी एग्जांपल इस तरह की देखेंगे, और आपने बहुत सारी पढ़ी भी होंगी जहां पर क्या होता है, ईडी ऐड नहीं होता, लेकिन पूरा का पूरा वर्ड यानी वर्ब ही चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके जी, यहां तक ये बात आपकी समझ में आ गई है? ओके बच्चों, ये हमारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ऐसे थे जो हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि अब जो अगला काम हम करने जा रहे हैं उस काम के अंदर हमने क्या यूज करना है? हमने ये पास्ट के पार्टिसिपल जो हमने बनाने सीखे हैं, पास्ट की वर्ब टेंस बनानी सीखी है, उसको यूज करना है। ओके जी, राइटिंग टास्क, फाइंड द पास्ट टेंस ऑफ ईच वर्ब इन द लिस्ट बिलो फ्रॉम द फायर एट पैरा, राइट इट डाउन नेक्स्ट टू इन्फिनेटिव फॉर्म गिवन बिलो। आपकी बुक में यहाँ पर जो 15 इन्फिनेटिव फॉर्म्स लिखी हैं, आपने क्या करना है बच्चों? इनको रीड करना है। ये 15 फॉर्म्स कहाँ से ली गई हैं? ये 15 फॉर्म्स आपकी बुक के इस टेक्स्ट में से ली गई हैं, जिसका नाम क्या है? द फायर एट पैरा। ठीक है, अब ये टेक्स्ट के अंदर तो पास्ट की फॉर्म में लिखी है। हमने क्या करना है? हमारे पास इन्फिनेटिव दिए हुए हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि इन इन्फिनेटिव से हमने क्या बनानी है? पास्ट फॉर्म्स। और पास्ट फॉर्म को पढ़ के आपको याद आएगा कि ये पास्ट फॉर्म तो हमने इस टेक्स्ट के अंदर पढ़ी थी। तो आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, टू रिसीव, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें, रिसीव का वर्ड टू ना लिखें और आगे क्या ऐड कर दें? सिर्फ डी ऐड कर दें, रिसीव्ड। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि हमने इसके आगे एक वर्ड ऐड कर दिया और क्या बना दिया इसको? पास्ट। ओके, नंबर 2, टू सी, सॉ, रूट वर्ड ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा। नेक्स्ट 3, टू स्टैंड, हमने टू को इरेज कर देना है। ठीक है, और आगे क्या लिखना है? स्टैंड, स्टूड। इरेगुलर है कि नहीं? ओके, नंबर 4, टू वॉच। अब यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है? वॉच के आगे क्या ऐड कर देंगे? ईडी, वॉच्ड। समझ आ गई? नेक्स्ट नंबर 5, टू स्टार्ट, टू नहीं लिखना, स्टार्ट के आगे क्या लिखेंगे? स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट 6, टू हरी, हरीड, आईईडी, वाई को कैंसिल किया, क्या लगा दिया? आईईडी। 7, टू डैमेज, टू नहीं लिखना, हम लिखेंगे डैमेज्ड। ठीक है, ईडी ऐड कर दिया यहां पे। ओके जी, नंबर 8, टू रिमेन, रिमेन्ड, ईडी ऐड कर दिया और यहां पर हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। समझ आ गई? ओके जी, नेक्स्ट 9, टू लीड, टू नहीं लिखना, हम लिख ईडी, लेड। अब यहां पर आप एक बात देखें कि हमने इसको किस तरह लिखा है। हमने इसको पास्ट की फॉर्म में बना के लिखा है और क्या किया है? यहां से एक स्पेलिंग, एक अल्फाबेट कैंसिल कर दिया और साथ बना दिया है उसका पास्ट फॉर्म। ठीक है, ओके, टू बी, बीन। ओके, आपने ऐड कर दिए इसके आगे ई एन। ओके जी, टू लास्ट, लास्टेड। नंबर 12, टू थिंक, थॉट। हाँ जी, इरेगुलर वर्ब्स आ गई। ऑल राइट, नंबर 13, टू होल्ड, हेल्ड, इरेगुलर। 14, टू इमेजिन, imagined. ओके जी, नेक्स्ट, टू इंटेंड, intended. ओके जी, सारे वर्ड्स हमने बना लिए। अब देखें बच्चों, यहाँ पर सारी की सारी वर्ब्स जो मैंने बनाई हैं, रेगुलर, इरेगुलर, सबके साथ मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर आपने वर्ड्स को क्रॉस आउट करना है, कहाँ पर आपने नया पार्टिसिपल लगाना है। क्या ये काम आप मेरे साथ अपनी बुक पे सॉल्व कर चुके हैं? वेरी गुड, यहां तक का काम खत्म हो गया। ऑल राइट बच्चों, अगला काम जो हमारा है, इस काम के अंदर हमने इससे पिछले राइटिंग टास्क में दी गई
पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट की जो वर्ब फॉर्म्स हमने बनाई है उनको यूज करना है। कैसे? हमने करना है क्या काम? राइटिंग अ समरी। हमने समरी लिखनी है। समरी कैसे लिखी जाती है आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। यू आर गोइंग टू राइट अ समरी ऑफ द फायर एट पैरा। टू डू दिस यू आर गोइंग टू, आपने क्या करना है? समरी को लिखना है। किसकी समरी? द फायर एट पैरा की। लेकिन आपने उस समरी को लिखने के लिए क्या क्या काम करने हैं यहाँ पर देख लें। नंबर ए, write down a topic of word or phrase for each paragraph which sums up what the paragraph is about. हर पैराग्राफ के अंदर एक डिफरेंट बात लिखी हुई होगी, ठीक है। हमें पता है ना, हमने ग्रामर में पढ़ा है कि पैराग्राफ जब बनाए जाते हैं तो हर पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसके अंदर नाम लिखा हुआ होता है या एक फ्रेज लिखा हुआ होता है, कोई वर्ड या फ्रेज जो हमें ये बता रहा होता है कि ये पूरा पैराग्राफ किस बारे में था। ठीक हो गया? तो इसी तरह आपने क्या करना है, हर पैराग्राफ को आप रीड करेंगे, हर पैराग्राफ के अंदर एक डिफरेंट बात हो रही होगी, आप उस बात को टॉपिक सेंटेंस के अंदर लिखेंगे। किस सूरत में? या तो एक टॉपिक वर्ड होगा या फ्रेज होगा, ठीक है। हर पैराग्राफ के लिए आपने पहले तो ये चूज करना है और क्या बताना है, व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट, किस बारे में है ये पैराग्राफ, स्टार्टिंग के बारे में है, पहली फायर कैसे लगी, हाउ दे सर्वाइव्ड, ठीक है, ये सारी बातें आपने लिखनी है। ओके जी। बी, Write 2 or 3 sentences which summarize the main points of the paragraph. आपने उस पैराग्राफ के अंदर फिर क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 सेंटेंस लिखने हैं। अगर पैराग्राफ के अंदर 6 to 7 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो आप उसको शॉर्ट करके, समराइज करके 3 सेंटेंसेस में बता दें। 50% से भी कम डाटा लिखना है आपने, तो उसमें आपने बताना है कि समरी के अंदर सिर्फ अपने अल्फाज में, ओन वर्ड्स को यूज करते हुए आपने सिर्फ ये बताना है कि ये ऐसे हुआ था और ये काम ऐसे हुआ था, सिर्फ 3 सेंटेंसेस के अंदर। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर आपकी बुक में बच्चों समरी को स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब मैंने आपको जो समरी सिखानी है हम यहीं से सीख लेते हैं, ठीक है। I received news that a fire had started not far away. मैंने एक खबर सुनी या मुझे एक खबर मिली that a fire had started, एक आग लग गई है, not far away, ज्यादा दूर नहीं, यानी मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन एक आग वहां लग गई है। We started to prepare for its arrival. हमने उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दी। एक बात ज़हन में रखें, आप एक चीज यहाँ गौर से देखें कि यहाँ पर आई से ये बात स्टार्ट हो रही है और फिर वी का जिक्र किया जा रहा है। हम तो समरी लिख रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, जो ऑटोबायोग्राफी हमने लिखी है, जो टेक्स्ट में पढ़ा था, तो हमने यही बात की थी ना कि ऑटोबायोग्राफी ऐसी राइटिंग होती है जब कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुद से लिख रहा है। तो इसी तरह की राइटिंग की जब समरी बनेगी तो वो भी ऑटोबायोग्राफिकली होगी ना, यानी वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा ना जैसे कोई अपने बारे में बता रहा है, आई वी फर्स्ट पर्सन यूज करते हुए। एग्जैक्टली, तो इसीलिए यहाँ पर आई और वी जैसी फर्स्ट पर्सन नाउन्स यूज की जा रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये काम स्टार्ट हो गया। आपने बच्चों हर पैराग्राफ को रीड करना है, हर पैराग्राफ के अंदर से आपने क्या करना है, सिर्फ 3 सेंटेंसेस उठाने हैं, 2 या 3 उठा के आपने उनको यहाँ पर लिख देना है, वर्ड्स चेंज कर देने हैं और इसी तरह आप समरी बनाएंगे। मैंने आपको सारे मेन पॉइंट्स आज समझा दिए कि एक समरी कैसे बनाई जाती है और ये सारा काम मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब आपका काम यह है बच्चों कि आपने इस समरी को अपनी नोटबुक में लिखना है। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मैंने समझा दिए हैं, आप इस वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद इस काम को कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बच्चों, यहाँ तक हमारा आज का लेसन खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारा काम आपको समझ आया होगा और आप ये काम इजिली कर लेंगे। Thank you so much for watching today's lesson. Allah Hafiz.